देखिए, राज्यों की श्रृंखला में आज आपका अध्ययन तेलंगाना का है। और पूर्वोत्तर भारत के अध्ययन के बाद आपने दक्षिण भारत का अध्ययन किया है। और दक्षिण भारत में आपका अध्ययन केरल, उसके बाद फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का हो चुका है। अब यहाँ पर तेलंगाना का जो गठन हुआ है 2 जून 2014, भारत का 29वां राज्य। तो जैसे 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य, 29वां राज्य। तो ये जो बाद के राज्य बनते हैं, और बाद में सबसे बना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसके बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। तो 26वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। 27वां राज्य जो है उत्तराखंड है, और 28वां राज्य झारखंड है, और 29वां राज्य तेलंगाना है। सबका निर्माण वर्ष एक ही है, 2000 में ये तीनों बने हैं, 26, 27, 28, और ये तेलंगाना 2014। नवंबर में ये तीनों बने हैं, 26, 27, 28, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000 में भारत के 26वां, 27वां, 28वां राज्य बना है। 29वां राज्य 2 जून 2014 को बना है। तो बाद वाले जो राज्य होते हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान की भी दृष्टि से, और उसके साथ साथ जैसे जो पुराने राज्य हैं उसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक बार एक चार्ट आपको बनाया गया था, उसमें दिखाया गया था कि राज्यों का निर्माण, तो उसमें मानचित्र था और राज्यों में एक तारीख को या एक सन में जितने राज्य बने हैं, करीब करीब 2-3 राज्य जो हैं वो एक ही सन के हैं। जैसे पूर्वोत्तर के उस दिन 3 राज्य आपको बताया गया था, एक ही सन के हैं। उसी तरह से यहाँ दक्षिण भारत में भी एक ही सन के हैं। तो वही ज्यादा याद करना रहता है, 3-4 सन याद करेंगे तो सब राज्य कवर हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ 2000 याद किए, 3 राज्य आपका कवर हो। 2014 याद कर लिए। इसके बाद फिर आप यहाँ राजधानी देख रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद 10 साल की संयुक्त राजधानी है। इसके बाद राजधानी बन जाएगी यहाँ पे आंध्र प्रदेश की अमरावती। जनसंख्या लिखा गया है, जनसंख्या यहाँ की है, क्षेत्रफल है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 3,51,93,978 है। अब यहाँ जनसंख्या देखिए सब करोड़ में आ रही है दक्षिण भारत में, 3 करोड़, 5 करोड़, जबकि पूर्वोत्तर से अब आप तुलना करेंगे तो वहाँ जनसंख्या लाख में ही थी, तो यहाँ पे अब करोड़ में आ रही है। जनसंख्या घनत्व 307 है। लिंगानुपात सही है, लगभग 988 है, लगभग तब भी 12 की कमी है। और यहाँ पे साक्षरता 66.46% है। जिलों की संख्या 10 है। जिले बढ़ते रहते हैं, बढ़ रहे हैं, और घट तो नहीं रहे हैं, जिले हमेशा बढ़ ही रहे हैं। इसके बाद फिर विधानसभा की जो सीटें हैं 119 है, लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा की 7 है। विधान परिषद यहाँ पे विधान परिषद की 40 सीटें हैं, और विधानमंडल द्विसदन है। द्विसदन की चर्चा बार बार की जा रही है। इन राज्यों में 2 सदन है, 6 राज्य है वर्तमान में। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, और वो समाप्त हो गया है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ केवल विधानसभा ही होती है। इसके बाद नदियों में मुख्य नदी यहाँ की है कृष्णा और गोदावरी, और सहायक नदी है मूसी। फिर यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ कुछ जिले इसके दिए गए हैं। जैसे इसकी पहले सीमा देख लेते हैं तो महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। प्रमुख जिलों में करीब यहाँ पे देखिए आदिलाबाद है, करीमनगर है, वारंगल है। वारंगल काकतीय शासकों की राजधानी हुआ करता था, इतिहास में इसको आप पढ़ते हैं। खम्मम है, और नालगोंडा है, महबूबनगर है, हैदराबाद। तो हैदराबाद यहाँ पे है, और एक स्थान यहाँ मुख्यालय के रूप में रंगारेड्डी है, और मेदक का मुख्यालय संगारेड्डी है। तो ये और सबका मुख्यालय करीब वही है। फिर यहाँ पे आप वही चीज यहाँ देखते हैं भौगोलिक स्थिति में। तो
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब उत्तर और उत्तर पूर्व महाराष्ट्र है, उत्तर और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र है, और उत्तर और उत्तर पूर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ है, पूर्व में उड़ीसा है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश पूरा यहाँ पे। यहाँ क्योंकि आंध्र प्रदेश से बना हुआ इसका उत्तरी हिस्सा है, और पश्चिम में कर्नाटक। फिर यहाँ पे वारंगल शहर, जिसको आपको बताया गया कि ऐतिहासिक शहर है ये, और काकतीय वंश के शासकों की ये राजधानी हुआ करता था, जिसके कारण इसे मार्च 2013 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। कोयला खदान सिंगरेनी है, यहाँ पे सिंगरौली भी है कोयला की खदान, लेकिन यहाँ का जो कोयला खदान है वो सिंगरेनी है। गोलकुंडा भी इतिहास में इसका अध्ययन आप करते हैं, और ये दुर्ग नगर और हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और मूसी, हैदराबाद भी मूसी नदी के तट पर है, और गोलकुंडा भी मूसी नदी के तट पर है। इसके बाद फिर ये जो राज्य है गोदावरी और कृष्णा के बीच में स्थित है, तेलंगाना, और यहाँ पे 2 नदी बोर्डों की स्थापना की गई है। एक नदी बोर्ड जो है गोदावरी नदी बोर्ड है, और दूसरा कृष्णा नदी बोर्ड है। तो जो गोदावरी नदी बोर्ड है उसका के कार्यभार तेलंगाना के अंतर्गत है, और कृष्णा बोर्ड का आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। फिर जुड़वा शहर आप पढ़ते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो जो रेलवे मुख्यालय है, उस दिन आपने देखा था कि 18 रेलवे जोन भारत में हैं, और उस 18 रेलवे जोन का मुख्यालय आपको याद होना चाहिए। काहे से कि एक मुख्यालय आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। जागृति से संबंधित कोई परीक्षा या सामान्य ज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में एक मुख्यालय पूछा जाएगा। तो दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद का प्रधान कार्यालय यहाँ पे स्थित है सिकंदराबाद में, और ये स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत है। फिर रामागुंडम कभी कभी मिलान करने वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें मिलाने के लिए दे दिया जाता है। तो रामागुंडम जो है ये पूछ लिया जाता है कि किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन है, लोहा उत्पादन है, कि ताप विद्युत है। तो इसको भी आपको जानना है मिलान वाले प्रश्नों के लिए। तो रामागुंडम जो है तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र है, और भारत में जो थर्मल पावर है, तापीय ऊर्जा, यही सबसे अधिक है पैदा होती है। लगभग 70% जो ऊर्जा भारत में मिलती है वो तापीय ऊर्जा ही है। फिर करीमनगर, चांदी के जरदोजी। अब चांदी के सामानों के उत्पादन के लिए करीमनगर यहाँ का एक प्रमुख जिला है जो प्रसिद्ध है। फिर है हैदराबाद राजधानी है, और कृष्णा की सहायक मूसी नदी है उसके दाहिने तट पर स्थित है, और सॉफ्टवेयर का केंद्र है। फिर आगे आप पढ़ते हैं तो भद्राचलम या भद्रचलम स्थान है, ये हिंदू धार्मिक स्थल है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे हमने आपको बताया जो मिलान करने वाले प्रश्न सूची 1 और सूची 2 के होते हैं, उससे मिलान करने में काम होता है। फिर संगारेड्डी, तो ये भेल की इकाई है। अब ये भेल जो संरचना है, ये जैसे नवरत्न आप पढ़ते हैं, मिनी रत्न पढ़ते हैं, तो उसमें प्रश्न प्रमुख रूप से पूछा जाता है। तो हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये है, तो इसको भी आप जानते रहेंगे। और इसके बाद फिर झीलें, कल आपको हुसैन सागर झील से परिचित कराया गया था, जो हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में स्थित है, और जिसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यहाँ प्रदूषण के रूप में जलकुंभ भी प्रमुख है। फिर हुसैन सागर है, फिर उस्मान सागर है हैदराबाद में, हिमायत सागर है हैदराबाद में, मीर आलम टैंक है हैदराबाद में, पाखल झील वारंगल में है, रामप्पा झील ये भी वारंगल में है। फसलों के अंतर्गत चावल है, कपास, गन्ना, आम, तंबाकू, सूरजमुखी, मूंगफली है। नदियों में मुख्य आपको बताया गया कि गोदावरी है और कृष्णा है। और इसके बाद फिर यहाँ पे सहायक नदी इसकी मूसी की भी चर्चा की गई है। खनिजों में मुख्य रूप से एक ही खनिज यहाँ पे लिखा है, यही मिलता है, कोयला है। उद्योग धंधों में सॉफ्टवेयर उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, मसाला उद्योग, खनन उद्योग। और ये जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये पर्यावरण की दृष्टि से और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत संवेदनशील प्रश्न है।
क्योंकि इसमें से प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे पाखल वन्य जीव अभयारण्य है, इसके बाद फिर कावल बाघ अभयारण्य है, प्राणहिता नदी का भी नाम है, क्योंकि किसी न किसी नाम से उसमें कई चीजें चलती हैं। उसी नाम से नदियां हैं तो उसी नाम से जनजातियां, आपने देखा था मेघालय में, तो वही स्थिति है। मंजीरा, मंजीरा भी एक नदी है, प्राणहिता भी नदी है, तो उसके तट पर स्थित होने के नाते उसका नाम भी वही पड़ जाता है। फिर नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, पोचारम है और शिवराम है। इतने स्थान वन्य जीव अभयारण्य के रूप में है। राष्ट्रीय पार्क जो यहाँ के बने हैं, नेशनल पार्क कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है और महावीर हरिणा या हरिणा वनस्थली है और मुग्रवाड़ी है। इसके बाद फिर यहाँ के कुछ प्रमुख मिट्टियों के बारे में, जैसे मिट्टी चैप्टर आपको विधिवत बताया गया है और भारतीय एग्रीकल्चरल सेंटर के अनुसार भी मिट्टियों का विभाजन किया गया है। क्योंकि दक्षिण भारत में यहाँ देखिए काली मिट्टी का ही क्षेत्र ज्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से सटी हुई ये सीमा है और महाराष्ट्र में ही काली मिट्टी ज्यादा मिलती है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी, चरनोजल मिट्टी, सूखने के बाद स्वतः जुताई वाली मिट्टी, कई नामों से जाना जाता है। तो काली मिट्टी का ये क्षेत्र है। काली और लाल का जो मिश्रण है उसको इससे संकेत दिया गया है, और ये लाल मिट्टी है। और यहाँ लेटराइट मिट्टी जो सर्वाधिक निक्षालित होती है और उसी को लेटराइट कहा जाता है। फिर वनस्पतियों में यहाँ कुछ वनस्पतियां भी दिखाई दे रही हैं। जैसे पहला है आर्द्र पर्णपाती और दूसरा लिखा गया है शुष्क पर्णपाती। तो इस पर भी कई तरह की वनस्पतियां आपसे पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन का वृक्ष है, कौन सा पर्णपाती वन का वृक्ष है, कौन ज्वारी का पौधा है, कटीले वन इसमें कौन से हैं। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ बनते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय ये झाड़ीदार पौधे कुछ मरुस्थल के हिस्से के रूप में, और फिर ये शुष्क के रूप में। फिर यहाँ है व्यावसायिक फसलें। व्यावसायिक फसलें या नकदी फसलें, उनको दोनों रूपों में जाना जाता है। तो जैसे ये तिलहन है और इसके बाद पहला तिलहन हो जाएगा। फिर ये गन्ना का भी उत्पादन है। तंबाकू आंध्र प्रदेश की सीमा से, चूंकि आंध्र प्रदेश का भी तंबाकू प्रमुख एक नकदी फसल है, और राजमुंदरी में तंबाकू शोध संस्थान भी आपको बताया गया है। और फिर यहाँ पे कपास का उत्पादन महाराष्ट्र और इसकी सीमा के अंतर्गत ही होता है। तो इस तरह से आपने तेलंगाना का एक अध्ययन किया, और इसी तरह से क्रमशः आप अध्ययन करते जा रहे हैं, और उसके प्रश्नों को आप स्वतः निकाल करके देख सकते हैं कि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, और इसको देखने सुनने के लिए आपको बहुत बहुत